नमस्कारम। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे बेसिक चैप्टर जो है क्लास 11th का, उसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। स्पेशली ये जो वीडियो होने वाला है रिवीजन सीरीज़ होने वाला है, एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ होने वाला है। और इसमें हम लोग पीवाईक्यू भी साथ साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है उसका नाम है द लिविंग वर्ड। इसके बाद से आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद से आएगा प्लांट किंगडम। हम लोग सबसे पहले बॉटनी लेके चलेंगे, उसके बाद से लेके आएंगे जूलॉजी, ठीक है। कंप्लीट लेके आ जाएगा नीट और सीयूईटी के लिए, सबके लिए ये लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम है द लिविंग वर्ड। इस चैप्टर को बेसिकली हम लोगों ने 4 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो होने वाला है वो आने वाला है कि व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग। और दूसरा पार्ट इसका, दूसरा इसमें सेगमेंट जो होगा मतलब कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। और तीसरा इसमें जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। और इसमें जो चौथा पार्ट होने वाला है वो है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल ऐड की, ठीक है। और आज बेसिकली हम लोग जो कवर करेंगे ये बेसिकली 2 पार्ट होगा हमारे पास, व्हाट इज़ लिविंग और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी साथ साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास बात आता है कि लिविंग क्या होते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, एनसीईआरटी सबसे पहले शुरू करती है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो कैसे कंसिडर करोगे, तो सब्जी हम लोग क्या बोलते हैं कि लिविंग्स वो कहलाते हैं जिनके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। दूसरा उनके पास कैपेबिलिटी क्या होती है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा उनके पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। चौथा क्या होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता हो और कॉन्शियसनेस। ये बोला जाता है ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लिविंग्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग की बात किया जाता है। तो लिविंग हम लोग कंसिडर कर लिए, कितने दिए हम लोगों ने, 5। सबसे पहला आया ग्रोथ, दूसरा आया रिप्रोडक्शन, तीसरा आया मेटाबॉलिज्म, चौथा आया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और 5वां आया कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे ग्रोथ। अगर ग्रोथ हम लोग मानते हैं कि लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो हम लोग ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है ग्रो करने के लिए। तभी तो हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो कर रहे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्रोथ। ग्रोथ में जनरली होता क्या है, अगर किसी के ऑर्गेनिज्म के उसके मास में अगर इंक्रीज कर रहा हो, या दूसरा उसमें क्या हो रहा है, उसका सेल नंबर अगर इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रहा है। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ये 2 कैरेक्टर होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे कि इसको हम देखेंगे कैसे हम लोग मानेंगे कि इसमें मास कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे इसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग एक किसी सेल को लेंगे, उसको जल्दी नहीं हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है कल्चरल प्लेट, ठीक है, कल्चर प्लेट है, कल्चरल प्लेट है, ठीक है। और कल्चरल मीडियम इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई सेल है, ठीक है। अब इस सेल को हम लोग दिया था क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा, क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा और क्या करा देगा, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, क्लस्टर बना देगा। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम लोग क्या वर्ड देते हैं, कैलस। क्या देते हैं, कैलस। कैलस को हम लोग कहाँ बनाया है, तो हम लोग बोलने के लेबोरेटरी में बनाया है। कैसे बनाया है, तो एक किसी भी मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डिवाइड कर रही है, वहाँ से एक सेल को लिया हमने और कल्चरल प्लेट पे उसको रख दिया, मीडियम प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड किया, और क्या कर दिया, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास का एक क्लस्टर बना लिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, कैलस बोला। क्या बोला, कैलस बोला। तो ये भी देखिए इसमें सेल नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और दूसरी बात ये क्लस्टर बना रहा है तो उसका मास भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात बोला जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि देखो किसमें देखा जाएगा, 2 चीज़ों में देखना है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा ग्रोथ, और दूसरे में क्या देखा जाएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक सेल है उसके पास, कितने सेल है उसके पास, एक सेल है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जिसके पास क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे। तो यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
जो हमारे पास ग्रोथ हो रहा है, देखो इसमें क्या हुआ, 1 से 2 नंबर इंक्रीज हुआ, सेल नंबर इंक्रीज हुआ हमारे पास, तो क्या बोला इसमें ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ में जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है वो सिनोनिम्स होता है किसके, रिप्रोडक्शन का। जो रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना लेती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अमीबा के। अमीबा सभी ने मतलब कि पढ़ा ही होगा, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होगा, फिजन होगा। फिजन होगा तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म में से हमारे पास क्या होगा, 2 न्यूज क्या बन जाएंगे, अमीबा बन जाएगा। फिर 2 डिवाइड होगा, 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो एक तरह से डिवीजन भी हो रहा है, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज भी कर रहा है। दूसरी बात की जो नंबर इंक्रीज कर रहा है, न्यू सेल्स बनने के क्या है, वो प्रोसेस है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात बोला जाता है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन 2 अलग अलग एस्पेक्ट होंगे। क्या होंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट होंगे। इसमें क्या होगा, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेम होगा। एक और वर्ड आता है हमारे पास, मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होगा, म्यूचुअल क्या होगा हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना ग्रोथ के लिए हम लोग पढ़ते ही हैं, और रिप्रोडक्शन एक तो अलग से पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन मान लो कि 2 टाइप का पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल में भी पढ़ा जाएगा, सेक्सुअल में पढ़ा जाएगा। एसेक्सुअल प्लांट्स में पढ़ा जाएगा, और सेक्सुअल मतलब किस में पढ़ा जाएगा, प्लांट्स के साथ साथ में ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए अब ग्रोथ कितने टाइप का होता है। तो ग्रोथ मतलब कि डिफरेंट एस्पेक्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट पे क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रोथ होते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाएगा कि लिमिटेड ग्रोथ या सर्टेन ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, अनलिमिटेड और अनसर्टेन ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ किस में देखने को मिलता है हमको, तो ह्यूमन बीइंग में क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। लिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो ग्रोथ होता है अप टू ए सर्टेन हाइट तक हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूअस होल लाइफ ग्रो करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक एज आने के बाद से हम लोग के अंदर जो ग्रोथ होती है क्या होती है, रुक जाती है। तो क्या हो गया, ये सर्टेन ग्रोथ हो गया। दूसरी बात की लिमिटेड ग्रोथ होती है। लिमिटेड की मतलब मान लीजिए हमारा कोई बॉडी पार्ट है, अगर इसको कट कर दिया जाए तो दोबारा वो हमारा बॉडी पार्ट रीगेन होकर के दोबारा वो अपने दूसरा बॉडी पार्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसलिए ये किस में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिल सकता है, एनिमल्स के अंदर हम लोग कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट बात बोला जाएगा कि अनलिमिटेड या अनसर्टेन ग्रोथ की बात की जाएगी। तो ये सब किस में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में। कैसे बोलते हैं कि जैसे कि मान लो कि इसमें ग्रोथ क्या होता है, इसमें ग्रोथ रुकता नहीं है प्लांट्स में। अगर बात की जाएगी तो अगर किसी प्लांट पार्ट को हम लोग क्या करें, अगर मान लो हमारे पास कोई प्लांट पार्ट है, इसके ब्रांच है, अगर ब्रांच को हम लोगों ने रिड्यूस मतलब क्या कर दिया, कट कर दिया, या उसके स्टेम को कट कर दिया, तो बाद में देखेंगे फिर से क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट के यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, अनसर्टेन बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए अगर मान लो ग्रोथ कहाँ हो रहा है, आउटसाइड से हो रहा है, तो उस तरह के ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। जनरली अभी हम लोग देखेंगे कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर में जो हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे, हम लोग बात करेंगे जो एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का टाइप हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बात बोला जाएगा कि इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर बात किया जाता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ किसमें, जो इनसाइड से हो जाए, क्या हो, इनसाइड से अगर ग्रोथ जिसमें हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। और बात करते हैं ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे 2 वर्ड आता है कि मतलब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। अगर कोई स्टेटमेंट हो, कोई चीज हो जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, 100% कोई अगर स्टेटमेंट दिया जाए उसको अगर फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर विद एक्सेप्शंस, अगर जिसके पास क्या हो, एक्सेप्शंस हो, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर बात बोला जाता है कि ये नीट में इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि यूनिट द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर, डिफरेंशिएट आपको करना रहेगा, आपको पहचानना रहेगा। तो ग्रोथ हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। तो नॉन लिविंग में हम लोग कैसे मानेंगे कि नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अगर माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होता है या सैंड मॉल्ड्स का,
ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स का, तो जब शुरू में जब बनना हुआ होगा तो क्या होगा, सरफेस हुआ होगा, सरफेस एकदम प्लेन सरफेस, वहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टिकल आया होगा, दो पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, क्लस्टर्स ऑफ मास बनते होंगे, एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा क्या कर दिया होगा, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास सैंड माउल्स, मतलब कि बालू के टीले आपने देखा होगा, वो मतलब क्या होता है, चारों तरफ से बालू आकर के एक जगह ढेर बना लिया, इकट्ठा कर लिया, तो क्या बोलेंगे उसको, उसमें भी तो ग्रोथ हुआ है ना सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसमें क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, तो उसको क्या कंसिडर हम लोग करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, ग्रोथ। तो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल या मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग के लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, नॉन लिविंग के लिए दिया है। और सरफेस के रिस्पेक्ट में ये कैसा हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहा है, कैसा शो कर रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये किसकी बात हो गई, ग्रोथ की। ग्रोथ कैसा हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फीचर आता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग को क्या देता है, प्रोड्यूस करता है। और रिप्रोडक्शन एक हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, जिससे क्या करता है, कोई भी स्पीसीज अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस लेस आर मोर सिमिलर टू देयर पेरेंट। देखो अब जो भी रिप्रोडक्शन होगा, मान लो कि वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। अगर मान लो कि कैसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर शो कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब सेम होगा, 100% वैसे ही दिखेगा, ठीक है, सिमिलर होगा। और इसमें अगर मान लो एसेक्सुअल जो मतलब क्या कर रहा है हमारे पास, एसेक्सुअल हमारे पास जो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है वो सिमिलर, एक तो बात कर दिया हमने, 100% कैरेक्टर इनके कैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन पेरेंट कितना होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलेंगे कि डिसिमिलर अगर दिख रहा है, तो डिसिमिलर किस में देखने को मिलता है, तो सेक्सुअल वाले में। किस में दिख रहता है, सेक्सुअल वाले में। सेक्सुअल वाले में पेरेंट्स कितने होंगे, तो बाई पेरेंट होता है। क्योंकि सेक्सुअल वाले में देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन की अगर बात किया जाएगा, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या करते हैं, दोनों अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, दोनों गैमीट अपना, मेल और फीमेल गैमीट दोनों अपना कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो दोनों के कैरेक्टर यंग वंस में जाएंगे, 100% किसी एक का नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, डिसिमिलर। क्या बोल दिया, डिसिमिलर। सेक्सुअल क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास म्यूटेशन होंगे, क्रॉसिंग ओवर उसका रीजन आएगा, ठीक है। अगर बात बोला जाता है कि इज रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर, क्या जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो नहीं। क्या बोलोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर कर देंगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या डिफाइनिंग कर देंगे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। कैसे बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने बोल दिया, देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लो कि अगर रिप्रोडक्शन शो कर रहा है विदाउट एक्सेप्शन, तब हम लोग मानेंगे उसको डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई सर्टेन मतलब कि हमारे पास क्या है, अनफर्टाइल चाहे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है जिसका कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, उसको क्या कंसिडर करोगे, वो तो अपने स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, मतलब कि अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो एक्सेप्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाएगा म्यूल। म्यूल जो होता है वो अपने प्रोजनी को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट बोला जाएगा कि वर्कर बीज। वर्कर बीज, वर्कर बीज याद रखना तुम लोग को, हनी बी में क्या याद रखना है, वर्कर बीज, न कि ड्रोन। दो चीज़ आएगा, एक ड्रोन आएगा और एक आएगा हमारे पास वर्कर बीज। तो याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्कर बीज। कैसा होता है, स्टेराइल, मतलब कि ये कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है ना, मतलब कि अपने कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी हो गई, किसकी बात हो गया, रिप्रोडक्शन की। तो हम लोगों ने ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा, और दोनों कैसे हैं हमारे पास, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि दोनों को एक्सेप्शंस हैं। ग्रोथ में हमारे पास कौन सा हुआ, एक्सेप्शन में क्या आया था हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, रॉक्स और सैंड मॉल्ट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में देखा, रिप्रोडक्शन भी कैसा हो गया, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो कैसे हम लोग कंसिडर किए हैं कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के लिए बात कर लिया, म्यूल के लिए बात कर लिया, और किसके लिए बात कर लिया हम लोगों ने, वर्कर बीज के लिए। ये दोनों हमारे पास कैसे हो जाएंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन से, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अगर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म।
अब मेटाबॉलिज्म आता है तो ये समझना होगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म हम लोग जनरली बोलते हैं किसी सेल में टोटल जो होने वाले रिएक्शंस हैं, किसी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल जो रिएक्शंस हो रही है उसमें, उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। जिसमें कि क्या हो सकता है, कैटाबॉलिक भी रिएक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है, एनाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब कैटाबॉलिक का मतलब समझ रहे हो, कैटालाइज। कैटालाइज मतलब किसी चीज़ को क्या करता हो, तोड़ने का काम करता हो। और एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बनाने की प्रक्रिया हो रहा हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस मान लो सेल के अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्या बोलेंगे, वो एनाबॉलिक प्रोसेस शो कर रहा है। वहीं जो हमारे पास जो फूड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, मान लो फूड का फॉर्मेशन हो गया, वहीं हमारे पास प्लांट सेल के अंदर क्या हो जाएगा, उसमें रिस्पायरेशन होगा। उस मतलब कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस वगैरह तो आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट आगे, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा। और जब तोड़ने का बात आएगा तो कैटालाइज समझते, दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस इनसाइड द सेल। देखिए याद रखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने, ऑल द रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसे नहीं बोलोगे। द रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड द सेल, तो उसको क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड द सेल इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत। क्या बोलोगे, द रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड द सेल, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेटाबॉलिक बोलेंगे। अरे मेटाबॉलिक क्या, लिविंग के अंदर हो रहा होगा तभी उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। नहीं तो ऐसे तो मान लो यूनिवर्स में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है तो सबको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास कोई सेल है, हमारे पास कोई सेल है, हमारे पास ये सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मान लो कि क्या होता है, एरेना प्रोवाइड कराता है डिफरेंट टाइप के सेलुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर फंक्शंस होंगे वो कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे सेल के, ठीक है। तो इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होगा। ये जो मान लो कि हमारे पास दो चीज़ दिखा रखा है कि कोई चीज़ बनेगा तो कोई चीज़ टूटेगा भी, ठीक है। अब इसी मतलब कि जो ये रिएक्शंस इसके अंदर सेल के, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से निकाल करके किस में कर दिया, हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शंस को कराना शुरू कर दिया। देखो ये जो रिएक्शंस हो रहा है ना, वो किसी सेल का रिएक्शन है, तो यहाँ पे हो रहा है तो उसको क्या कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। तो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और ये किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलते हैं कि अगर मान लो कि लिविंग मतलब कि जो रिएक्शंस लिविंग नहीं होते हैं, हम लोगों ने क्या बोला, इसको हिंदी में लिख दिया गया कि आप लोग अच्छे से ध्यान दें इसको, कि रिएक्शंस लिविंग नहीं होते हैं, रिएक्शंस के वजह से लिविंग होते हैं। अगर रिएक्शन किसी सेल में अगर नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है, तो सेल को हम लोग डेड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, डेड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शंस लिविंग नहीं होते हैं, रिएक्शंस के वजह से लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात बोला जाएगा कि जैसे कि आइसोमेटाबॉलिक मतलब कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो और नॉन लिविंग, है ना। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो और नॉन लिविंग, रिएक्शन की बात कर रहा है, नॉन लिविंग बट श्योरलिंग लिविंग रिएक्शन। लेकिन हम लोगों ने वो रिएक्शंस को मतलब कि जो लेके आए कहाँ से, हम उसको किसी सेल से निकाल करके ले आके करा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और कैसा है, ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर से कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी लिविंग सेल्स है वो रिएक्शंस करेंगे ही, कैटाबॉलिक रिएक्शन करें चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन करें, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी लिविंग सेल्स ये करती ही हैं, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इन विट्रो वाले की बात है तो उसको भी क्या कंसिडर हम लोगों ने कर लिया, लिविंग कंसिडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आता है कि मतलब कि कॉन्सियसनेस की। नेक्स्ट हमारे पास जो लिविंग की प्रॉपर्टीज आती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सियसनेस। क्या बोलेंगे, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या होता है जनरली, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता हो, रिस्पॉन्स करता हो, या स्टिमुलाई के अगेंस्ट में अगर रिस्पॉन्स करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सियसनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्सियसनेस बोलेंगे। तो एबिलिटी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड देयर स्टिमुलाई विच आर बाई, देखो अब वो स्टिमुलाई हो सकता है कि फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है।
ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन एक टर्म आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या टर्म आएगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ ह्यूमन बींग में पाया जाता है। जैसे कि अगर मान लो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम लोगों ने किसी चीज़ को देखा तो हमारे दिमाग में क्या होगा, उसके लिए प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग अगर हमको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें ये हैं, लेकिन और ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा नहीं होता है। यही तो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है ना एनिमल से और हमारे अंदर कि हमारे अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, चाहे बात की जाए आईक्यू लेवल हम लोग का कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, क्या होगा हमारे पास प्रोसेसिंग, हमारे पास ऑर्गन है। कोई चीज़ को देखेंगे तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करेगा, तो इसको किसी भी चीज़ के लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि एनालाइज करेगा। और किस में पाई जाएगी? ह्यूमन बींग में। ठीक है। एक बात आता है हमारे पास कि जो कॉन्शियसनेस, अगर मान लो कि हमारे पास एक एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर मान लो कोमा में कोई पेशेंट है, क्या है हमारे पास, कोमा में कोई पेशेंट है, ठीक है, या तो उसका लंग मतलब कि ट्रांसप्लांट किया गया है, या हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, या हो सकता है उसका ब्रेन डेड हो गया है, ठीक है, तो क्या उसको लिविंग कंसिडर किया जाएगा कि नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा? अगर कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो उसको क्या दिया जा रहा है, कोई स्टिमुलाई दिया जा रहा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोमा में जो पेशेंट है उसको श्योरली किस में कंसिडर रखा जाएगा, हमारे पास लिविंग वाले मतलब कि रखा जाएगा। और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होगी। क्या होगी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होगी। कैसे? देखो हमारे पास जो बात करते हैं कि डेथ जो होता है, चाहे डेथ जो होता है, दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। एक तो क्लिनिकल डेड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल डेड होता है। देखना, क्लिनिकल डेड और बायोलॉजिकल डेड में क्या डिफरेंस होता है। जनरली आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, जो मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे मान लो कि ब्रेन डेड हो गया तो बोलेगा क्या हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो गया है। मान लो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन जब जिसकी डेड कर गया किसी का, तो उसको मतलब कि वापस उसका सही होना पॉसिबल नहीं होता है। तो डॉक्टर क्या कर देगा, जैसे वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे तो बोल देगा क्या हो जाएगा, ऑर्गन काम करना बंद किया है। याद रखिए, क्या ऑर्गन काम करना बंद किया है, ऑर्गन, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गन किससे बना हुआ है, हमारे पास टिश्यू सिस्टम से। और टिश्यू सिस्टम किससे बनी है, सेल से। जब तक कि सेल का डेथ नहीं होता है, सेल अगर डेड हो जाएगी तब जाके हम उसको मानेंगे क्या, उस इंडिविजुअल को नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा, चाहे इंडिविजुअल की डेथ हुई है। तो दो चीज़ होता है, एक तो क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ कैसे कंसिडर किया जाता है कि जो हमारे पास मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वाइटल जो ऑर्गन होंगे, अगर काम करना बंद कर दिया, जैसे ब्रेन काम करना बंद कर दिया, लंग्स काम करना बंद कर दिया, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, उसको कंसिडर कर दिया क्या, कि क्लिनिकल डेथ, ठीक है। लेकिन जब तक कि एक एक ऑर्गेनिज्म के, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का है, जब तक उसका सेल का एक पार्टिकुलर सेल जिससे मिलके बना हुआ है, अगर उसका डेथ नहीं होता है तब तक उसको डेड नहीं माना जाएगा। और वो डेड कहलाता है बायोलॉजिकल डेड। अगर जो सेलुलर लेवल पर अगर डेड हो जाती है तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको क्या बोलोगे तुम लोग, क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, मान लो कि रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा है, बाकी चीज़ों का तो मतलब क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स तो कर ही रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी चीज़ अगर मान लो कि उसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन मान लो कि उसके अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, डिफरेंट सेल सर्वाइव कर रही है, और भी सारी सेल सर्वाइव कर रही है कोमा में जो पेशेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस की बात हो गई है, ठीक है। तो कैसा है, डिफाइनिंग फीचर, कैसा है, डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गया, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो कि क्या हो गया, हमारे पास सेलुलर लेवल पे हो चाहे मल्टी सेलुलर लेवल पे हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात की जाती है कि हमारे पास टोटल 5 फीचर हो गए, कितने फीचर हो गए, 5 फीचर हो गए, ठीक है। तो इसमें से कौन सी डिफाइनिंग फीचर है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, कैसा है, हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर है, कैसा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। और हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, और कॉन्शियसनेस, ये हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, क्या है हमारे पास है, डिफाइनिंग फीचर है, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है, और ये इसके एक्सेप्शंस हैं, इसलिए क्या हमारे पास है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, कैसे कंसिडर कर रहे हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है, सारे एक एक करेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने डील करके देख लिया, ठीक है। सबसे पहला था ग्रोथ, दूसरा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन, और तीसरा हम लोगों ने देख लिया मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिया गया था, कॉन्शियसनेस की बात कर लिया गया था। अब आता है हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम लोग बायोलॉजिकल हैडसरी भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल हैडसरी बोलते हैं। एक क्वेश्चन था नीट में कि जो सेलुलर हैडसरी है, चाहे ऑर्गेनिज्म का जो मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग मानते हैं कि देखो सबसे पहले
ये जो सेल है, सेल से हमारे पास लिविंग थिंग कंसिडर किए जाते हैं कि सेल से हमारे पास सबसे पहले कोई भी सेल से यूनिसेलर हो चाहे कोई भी हो, सेल से हम लोग लिविंग मानते हैं, इसके पहले नॉन लिविंग कंसिडर कर रहे हैं। तो सेल किससे बना होगा, तो हम लोग बोलते हैं सेल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, वो फैट होता है, लिपिड होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटीन्स हो जाएगा। वो किसके बने, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल फर्दर किसके बने होते हैं, एटम्स के। एटम फर्दर किसके बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के मिलकर के बने होते हैं। तो ये हैडसरी बता रहा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम वगैरह मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे पास सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या करेंगे, टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर के क्या करेंगे, ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के किसी इंडिविजुअल की बॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और जो ऑर्गेनिज्म बन गया, और ऑर्गेनिज्म स्पेसीज अपना बनाएगा, मान लो कि 1 से 2, और स्पेसीज बनने के बाद से क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग मान लो कि एक पार्टिकुलर लोकेशन में नए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो क्या हो जा रही है, पॉपुलेशन क्रिएट हो रहा है। और पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल करके क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। क्या बनाती है, कम्युनिटी। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं सराउंडिंग में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी ही पॉपुलेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे अलावा और भी स्पेसीज की अपनी क्या है, पॉपुलेशन है। हम रह रहे हैं वहाँ पे, प्लांट्स भी हैं, डॉग भी है, कैट भी है, काऊ भी है, बुफेलो भी है, वहाँ पे और भी सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी, कम्युनिटी होगी। वो मिल करके क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। इकोसिस्टम क्या करेगा, लैंडस्केप, और लैंडस्केप मिला करके क्या बनाएगा, हमारे पास बायोस्फीयर का, लिविंग स्फीयर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या होती है हमारे पास, बायोलॉजिकल हैचरी या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिया गया। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। कहाँ से हो रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। लेकिन श्योरली ये मतलब कहाँ से लिविंग थिंग कंसिडर होता है, लिविंग यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मान लो क्या हो सकता है, मिनिमम उसका क्या हो सकता है क्राइटेरिया, यूनिसेलर होगा। क्या होगा, यूनिसेलर होगा, बिना एक सेल तो कम से कम इंडिविजुअल के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। एक और टर्म आता है हमारे पास, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस होता है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में। तो वहीं कह रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ डायनेमिक कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना, रखना, मेंटेन करके रखना, स्टेडी स्टेट में रखना, होम्योस्टेटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिस। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नॉन लिविंग में तो ये सब देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बोले थे कि सबसे पहले इसको 4 पार्ट में करना है। पहला पार्ट हमारे पास क्या था, व्हाट इज़ लिविंग, और दूसरा हमारे पास क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बात आती है कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात करेंगे ना। तो कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे, और क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बहुत सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास स्पीसीज। चाहे ऑर्गेनिज्म होगा अर्थ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे कि हम लोग मानते हैं अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे, अभी हमने एक एग्जांपल किया था, ह्यूमन बींग है, हमारे साथ साथ में क्या है, ह्यूमन बींग के अलावा डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, बुफेलो भी है, काऊ भी है, प्लांट्स भी हैं, प्लांट में बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ऐसे क्या कर रहे हैं ये सब मिल करके, बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अकरेंस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी में ये डाटा दे रखा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्पीसीज अब तक हैं अर्थ पे, तो जो डिस्कवर हुए हैं तो 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज अब तक के नोन हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 17 to 18 लाख में भी मतलब दिया जा सकता है, ठीक है ना, लाख में भी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करेंगे, टैक्सोनॉमी की। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तब जानेंगे ना कैसे उसको अरेंज किया जाएगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो उसके स्टडी कैसे करना है, कैसे मान लो कि सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्रिएट करेंगे, कैसे मानेंगे कि कौन ऑर्गेनिज्म पहले आया था नहीं आया था। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग टैक्सोनॉमिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक पढ़ेंगे। तो देखो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। एक वर्ड है हमारे पास टैक्सोस, और दूसरा हमारे पास क्या है, नोमस। नोमस यानी कि नॉर्म। नॉर्म मतलब क्या होता है, लॉ या रूल्स हो जाएंगे। और टैक्सोस मतलब क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। तो लॉ ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अ टैक्सोनॉमी, चाहे अरेंजमेंट लॉ इज नोन एज अ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और फादर ऑफ मतलब कि टैक्सोनॉमी कौन से हमारे पास, AP D कंडोली। कौन है हमारे पास, AP D कंडोली हैं, ठीक है।
इनका एक बुक है थ्योरीज एलिमेंटेरिया डी ले बोटेनिक, ठीक है। ये इसका अगर इंग्लिश अनुवाद देखा जाए तो क्या है हमारे पास, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी देखो ये क्या होता है कि तो बोलोगे सिस्टमेटिक्स और भी दूसरे वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे इंडिविजुअल, नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। किसके अंदर पढ़ना है हम लोग को, टैक्सोनॉमी में। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इससे भी क्वेश्चन है कि किस सीक्वेंस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिकल है, मतलब अगर मान लो कि टैक्सोनॉमी पढ़ना है तो किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेसिस पे उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम देखेंगे और उसको एक क्या करेंगे, पार्टिकुलर कैटेगरी में क्या करेंगे हम लोग, प्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन उसका हो जाएगा। एक और बात आता है कि हमारे पास टैक्सोनॉमी की अगर फादर की बात किया जाए, टर्म की जब बात किया जाता है, टर्म गिवन बाय द एपीडी कंडोली, लेकिन अगर बात आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोलस लिनियस। इसकी बात किया जाएगा कैरोलस लिनियस की। अगर साथ में अगर मान लो कि अगर आ रहा है कैरोलस लिनियस, ये पूरे वर्ड की बात की जा रही है, लेकिन अगर इंडिया में बात की जाए कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसकी बात की जाएगी, सांटा पाउ की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, सांटा पाउ की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टैक्सोनॉमी का जो टर्म आ रहा है, टैक्सोनॉमी जो हमारे पास है, टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। क्या है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो वो प्रोसेस जिससे भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे हम लोग, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अगर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जो ऑलरेडी वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है, तभी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं वो उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम द अदर बाई ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी हमारे पास नोन ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करेंगे हम लोग, उसको सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज के बेस पे क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मान लो हम लोगों ने उस स्पीसीज का आइडेंटिफाई कर दिया, मतलब जो भी हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, मान लो कि कहाँ पाया जा रहा है, लोकेलिटी जो भी है, उसके बाद से क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। और नॉमेनक्लेचर करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल अपनाएंगे, क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसी भी, लोकल नेम उनका होता है, क्या होता है, लोकल नेम होता है। वहीं लोकल नेम क्या होता है कि अगर एरिया हम लोगों ने चेंज कर दिया, लोकेलिटी चेंज कर दिया, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो लेकिन एक स्टडी रेफरेंस के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर एक स्टडी रेफरेंस के लिए बात किया जाएगा तो हर जगह की लोकेलिटी के हिसाब से तो पढ़ा नहीं जाएगा, उसका एक ऐसा नेमिंग किया जाए कि जिससे कि सब जगह उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। अगर उसका नाम लिया जाए तो तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा इसका साइंटिफिक नेम ये है, तो इसके बारे में बात कर रहा था, आदमी से आसानी से क्या हो जाए, उसको समझ जाए, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में दो चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है, ICBN आता है और ICZN आता है, ठीक है। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए दिया गया नामिंग, ठीक है। उसके बाद से ICZN की बात करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, यानी कि एनिमल्स के नेमिंग के लिए बात की जाती है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, नेमिंग की गई ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया या डिस्कवर हम लोग जिसका करेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि पॉलिनोमियल्स, किसकी बात है, नॉमेनक्लेचर में आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या आता है, कब ये था, तो 1750 के पहले था ये, ठीक है ना। जिसमें क्या था हमारे पास, लेंदी और डिफिकल्ट। इसका मतलब ये था कि एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम थे, क्या थे, लंबे लंबे नाम थे, बहुत सारे नाम थे, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कब पढ़ा जाता था, बिफोर 1750। उसके बाद से अब हम लोग जो पढ़ते हैं रिसेंट में, वो कौन सा पढ़ते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसकी बात करते हैं हम लोग, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की जाएगा। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो बोलते हैं कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस कौन से साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे। कैसे थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। बात बोलते हैं कि जो कैरोलस लिनियस थे 1 मई 1753 में, कितने में, 1 मई 1753 में अपनी एक बुक इन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है। उस बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम। इस मतलब कि बुक में प्लांट्स के कितने स्पीसीज की नेमिंग थी, उसमें 5900 स्पीसीज थी। कितनी थी, 5900 स्पीसीज थी, उनका नेमिंग था। उसके बाद से इन्होंने अपनी एक अनदर बुक, जिसका मतलब कब, 1 अगस्त 1758 में, जिसका नाम क्या है हमारे पास, सिस्टेमाई नेचुराई का 10th एडिशन, मतलब उन्होंने बुक अपनी आई उनकी मार्केट में। और वो किसके लिए था, एनिमल्स के लिए। और उसमें कितने स्पीसीज थे एनिमल्स के,
4326 कितने थे? 4326 स्पीसीज थे जिसकी उसमें नेमिंग दी गई थी। ठीक है। बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर होते हैं उसका दो पार्ट होता है। बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर होता है उसका दो वर्ड से मिलके बना है, मतलब बायोनोमियल जिसका नाम ही है कि दो नेमिंग, जिसकी मतलब पहला जो नेमिंग की बात की जाती है तो बात की जाती है जेनेरिक नेम, और दूसरा हमारे पास बात किया जाता है स्पेसिफिक एपिथेट की। किसकी बात किया जाएगा? पहला जेनेरिक नेम की बात किया जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट क्या बात किया जाएगा? स्पेसिफिक एपिथेट की बात की जाएगी। जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि मैंजीफेरा इंडिका, किसकी बात दे रखा है? मैंजीफेरा इंडिका की बात दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंजीफेरा है, क्या है? मैंजीफेरा दे रखा है, वो क्या है? यहाँ पे जेनेरिक नेम है। क्या है? जेनेरिक नेम है, यानी कि स्पीसीज के और भी डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास? मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं सोलेनम। सोलेनम क्या है हमारे पास? जेनेरिक नेम है। और ट्यूबरसम क्या है हमारे पास? ट्यूबरसम। ट्यूबरसम क्या हो गया हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ठीक है। एक और वर्ड आता है, ये तो हमारे पास बात होगी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? पहले जेनेरिक नेम होता है, बाद में स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है। बात बोला जाता है एक और आता है कि जो हमारे पास जेनेरिक नेम लिखा जाएगा कैसे में लिखा जाएगा? कैपिटल से शुरू होगा, और जो हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट होगा किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब लिखा जाएगा। ठीक है। एक और वर्ड आ जाता है हमारे पास टॉटोनिम्स। किसकी बात करेंगे हम? टॉटोनिम्स। एक आता है हमारे पास ऑटोनिम्स। तो टॉटोनिम्स जनरली क्या होता है हमारे पास? जिसमें जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट इन एनी इंडिविजुअल इज सेम, दैट कंडीशन इज नोन एज द टॉटोनिम्स। इट ओनली वैलिड फॉर द एनिमल्स, इट इज नॉट अप्लाई इन प्लांट्स। ठीक है। जैसे कि बात किया जाता है क्या? रेटस, रेटस की बात किया जाएगा रेट के लिए, नाजा, नाजा के लिए बात किया जाएगा, कोबरा के लिए। ऐसे प्लांट में नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है। ठीक है। उसके बाद से बोला जाएगा कि जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट प्लस वेराइटीज नेम। वेराइटीज नेम मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे कि गोभी की बात की जाती है तो गोभी की बहुत सारी वेराइटीज आएंगी, तो उसको हम लोग किसके क्या बोलेंगे? ऑटोनेम्स। स्पेसिफिक एपिथेट प्लस क्या हो जाएगी? वेराइटीज अगर क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनिम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोनिम्स बोला जाएगा। ठीक है। एक और आता है हमारे पास कि अगर मान लो कि किसी भी साइंटिफिक नेम के बाद से अगर कोई और वर्ड लिखा गया है, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका एल अगर लिख दिया जाएगा, चाहे लिन लिख दिया गया, तो कैसे कंसिडर करोगे? क्या मानोगे कि जो लिन है, क्या है? लिन जो वर्ड दिया गया है, तो लिनियस के द्वारा वो क्या किया गया था हमारे पास? वो नेमिंग की गई थी इसके। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव द नेम मैंगो। अगर जिसने जो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया? डिस्कवर कर दिया और उसका अगर नेमिंग कर दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? उसके जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद से क्या कर देंगे? उसका नाम कंसिडर कर लेंगे। मान लो उसको उसका नाम जो मान लो कि करेक्ट फॉर्म में नहीं है, एक और दूसरे साइंटिस्ट आएगा, मान लो उसके लिए मोर एक्यूरेट अगर उसको डिस्कवर करके उसको बोल दे कि नहीं इसका नेमिंग ये होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? उसके बारे में और देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास लिन है वो ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर उनका नाम लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? जेनेरिक नेम मैंजीफेरा इंडिका क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट। हमने बोला था कि ये स्टार्ट विथ कैसे होंगे? अल्फाबेट के फर्स्ट, मतलब कि वर्ड जो इसका होगा कैसा होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। और इसमें फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है। ये किसकी बात किया गया हमारे पास? नॉमेनक्लेचर की। देखिए नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो एनसीईआरटी में दे रखा है और इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी हैं। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर मान लो कि हमको अगर किसी भी इंडिविजुअल का चाहे ऑर्गेनिज्म का क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है। नॉमेनक्लेचर अगर करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स दे रखी है एनसीईआरटी ने। ठीक है ना। कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है जनरली कैसे में होना चाहिए? लैटिन में होना चाहिए। ठीक है। और लिखा किस में जाना चाहिए? इटालिक्स में लिखा जाना चाहिए। लैटिन ओरिजिन हो और लिखा किस में जाए? इटालिक्स में दिया जाए। दे आर लैटिनाइज्ड, डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। नेक्स्ट बात बोलेंगे कि तो ये याद रखना है इसमें क्या हमारे पास कि जनरली कैसा हो हमारे पास? लैटिन हो, लिखा किस में जाए? इटालिक्स में लिखा जाए। ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का किसको मतलब कि रिप्रेजेंट करेगा? तो जेनेरिक नेम, जैसे जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा हमारे पास होगा वो किसको करेगा हमारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट को करेगा। किसको करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को करेगा। जो दोनों वर्ड है हमारे पास बायोलॉजिकल नेम में, अगर मान लो उसको लिखा जा रहा है, हैंड रिटन लिखा जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे या इटालिक्स में प्रिंटेड कर देंगे। इटालिक्स मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कर्वी अगर मान लो क्या कर देंगे उसको लिख देंगे। ठीक है। जो क्या बताएगा उसका कि जो हमारे पास ओरिजिन है वो कैसा है? लैटिन है। और इसमें जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास है
जीनस है और कैसे स्टार्ट होगा, तो कैपिटल लेटर से होगा, और जो हमारे पास क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट है वो किससे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। तो इसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन कि मैंजीफेरा इंडिका में देखो ये कैपिटल हमारे पास एम है और ये हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट है, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर लिन लग जाएगा तो क्या बनोगे कि लिनियस ने इसके क्या करी थी, इसका नेमिंग किया था, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हो गए। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई करने के बाद से क्या कर दिया, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। अब क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंस कैटेगरीज ऑन सेम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। देखो अब क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे क्या करेंगे, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी कि ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर होगा उसके बेसिस पे क्या करेंगे, किसी पार्टिकुलर ग्रुप में उसको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस बाय एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंस कैटेगरी, किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी में अगर रख दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कर दिया गया उसको, ठीक है। या दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज या रिलेशनशिप, किसके साथ कैसा उसका मतलब कहाँ पाई जाने की एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात बोला जाएगा कि एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा शो कर रहा है, किसके साथ मतलब क्या कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन उसका कर रहे हैं। देखो अगर बात किया जाता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे हम लोग बात बोलते हैं कि कन्वीनियंस स्टडी, हमारी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाए, हमारे पास पता चल जाए कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एडॉप्टेशन हुआ है कि नहीं। एडॉप्टेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई जो न्यू ऑर्गेनिज्म आए हुए होंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में हम लोग क्या करेंगे, सिलेंट्रेटा से लेकर के स्पॉन्ज से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, मैमेलिया तक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हम लोग लोअर से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब कि सेलुलर लेवल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम लेवल तक बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ होगा, एडॉप्टेशन, अपने आप को एडॉप्ट किए होंगे, क्या होंगे, एडॉप्ट किए होंगे, तो नया इवॉल्व हुआ होगा, क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फियर, अपने आप को एडॉप्ट किया होगा, तो क्या कर गया उसमें। नेक्स्ट बोलेंगे नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसमें मतलब कि कैसा इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन सा सीक्वेंस है इवोल्यूशन का, उसके बारे में स्टडी। और डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो कि जो पहले से हमको पता है इसको इस कैटेगरी में रखा गया है, तो न्यू स्पीसीज को अगर हम डिस्कवरी करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि इस कैटेगरी से इसमें यहाँ प्लेस करना है, नहीं प्लेस करना है, चाहे ये पता चलेगा कि नया है। अगर मान लो कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उसमें अगर नहीं मैच कर रहे तो क्या मानेंगे इसको कि न्यू ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है। अगर बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन को, तो जनरली क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द लिनियस, कैरोलस लिनियस, ठीक है। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो इजिली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, किससे था हमारे पास, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, एक्सटर्नल फीचर पे। प्लांट्स को हम देख के बता सकते हैं, लिप्स के बारे में उसके बात कर सकते हैं हम लोग, फ्लावर्स के बारे में बात कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके हैबिटेट के बारे में बात कर सकते हैं, कलर के बारे में बात कर सकते हैं, उसके नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल, क्या हो गया, आर्टिफिशियल। तो याद रखना है कि किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस। दूसरा हमको क्या याद रखना था, किस पे बेस्ड है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, मतलब ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे क्या है हमारे पास, बेस है। उसके बाद से बोला जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द बेंथेन एंड हुकर, किसके द्वारा दिया गया था, बेंथेन और हुकर। ये किस पे बेस्ड था, तो नेचुरल एफिनिटीज पे मतलब बेस्ड था। और कहाँ से वो डिराइव हुई थी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजिकल क्या हुआ, यहाँ से इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात बोला जाएगा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज गिवन बाय एंगलर एंड प्लांटर, और किस पे बेस्ड था हमारे पास, तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे ये बेस्ड था। तो हमारे पास 3 तरह की क्लासिफिकेशन की बात हो गई। पहला आ गया आर्टिफिशियल, दूसरा आ गया हमारे पास क्या, नेचुरल, और तीसरा आ गया क्या हमारे पास, फाइलोजेनेटिक। पहले बात करेंगे हम लोग इसकी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस किस पे वो बेस्ड था हमारे पास, तो बेसिस हमको याद रखना है तो किसकी बात करेंगे, ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे। दूसरा नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल एफिनिटीज की बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात किसकी करेंगे, फाइलोजेनेटिक, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइलोजेनेटिक वाले में बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट, और किसने दिया था, एंगलर और प्लांटल ने। और ये किसके लिए हो जाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेंथन एंड हुकर ने, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पढ़ा व्हाट इज लिविंग, लिविंग में क्या पढ़ा, सबसे पहले ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, मेटाबॉलिज्म के अंदर ही मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो
कॉन्सिक्वेंस की बात की गई थी, ठीक है। इसमें से बात किया गया कि बताइए इसमें से डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर, तो हम लोग हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से थे, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, बाकी सब कैसे थे, तो डिफाइनिंग फीचर थे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इन विट्रो वाला है और कोमा पेशेंट वाला है, दोनों को हम लोगों ने डिराइव कर लिया, अच्छे से देख लिया कैसे, मतलब कि वो किसके अंदर डिफाइनिंग फीचर के अंदर रखे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने आया कि क्या करेंगे, व्हाट इज लिविंग खत्म हो गया, उसके बाद से क्या देखा हम लोगों ने कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर उसके बाद से कितने स्पेसीज हैं, नॉन स्पेसीज अब तक तो 1.7 to 1.8 देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद से बात की गई टेक्सोनॉमी की, और टेक्सोनॉमी में जैसे कि आइडेंटिफिकेशन देख लिया, नॉमेनक्लेचर देख लिया और क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज ए एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो। नेक्स्ट, इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंटल एंड देयर मेमोरी। इंक्रीज इन मास बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। इसका आंसर देखिए नीट में मतलब पहले AIPMT होता था प्री और मेन, उसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब क्या करना है, लिविंग को नॉन लिविंग और लिविंग को क्या करना है, डिफाइन करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। तो किसके बेसिस पे हम लोग करेंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ मतलब स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, ठीक है, विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लिनियस। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICVN, कौन सा ICVN के रूल के अगेंस्ट है हमारे पास। ICVN मतलब वही नॉमनिक्लेचर जो रूल है हमारे पास, जो रूल ऑफ नॉमनिक्लेचर दिया था इंटरनेशनल साइंटिफिक नेम देने के लिए, उसके अंदर कौन सा अगेंस्ट है, तो आपको ये बता देना है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नॉमनिक्लेचर इज गवर्न बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये नॉमनिक्लेचर जो रूल है बताया हमने, ठीक है, उसको कौन ऑबे नहीं कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए वैलिड नहीं है, तो स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग मतलब पिक करके निकालना है। ICVN और ICZN का फुल फॉर्म दिया ही गया था, तो आप लोग क्या करोगे, इसको बता दोगे वहाँ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्द लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।